बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग कोड आपका 8610 है और हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 6 को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म आपके पास कनेक्शनिज्म थ्योरी बाय E.L. थॉर्नडाइक। ये जो थ्योरी है ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। The trial and error theory of learning is given by Thorndike and he was labeled as connectionism. He was an American psychologist and a teacher at Columbia University. According to Thorndike, learning is the result of association between stimuli and response. The principle of SR theory is trial and error learning in which some responses come to dominate other due to reward. अब इस पैरे में थोड़ा सा उसने थॉर्नडाइक के बारे में बताया कि उसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग पेश की है, कनेक्शनिज्म अब है उसको लेबल किया, इस थ्योरी के साथ है जो लेबल किया उसे कनेक्शनिज्म का वर्ड यूज़ किया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, टीचर था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और इसके मुताबिक लर्निंग जो है वो रिजल्ट है एसोसिएशन का, किसके दरमियान, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान। जो स्टिमुलस आपके पास जो प्रिंसिपल है रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई आपके पास का, उसको SR थ्योरी इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग का नाम दिया, इन विच सम रिस्पॉन्स कम टू डोमिनेट अदर ड्यूटी रिवॉर्ड। तो इसमें वो क्या कहता है कि कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, किसकी वजह से, रिवॉर्ड की वजह से। थॉर्नडाइक ने क्या स्टडी की, पजल बॉक्स स्टडी की अराउंड 1900 है आपके पास। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कनेक्टेड अ सीरीज ऑफ स्टडीज ऑन एनिमल इंटेलिजेंस, a number of them involving cats in puzzle boxes। ये आपके पास एक पेज है स्लाइड का, उसमें एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने कैसे किया। थॉर्नडाइक ने क्या किया, ये बॉक्स बनाया, बॉक्स के आगे आपको नज़र आ रहा होगा एक आपके पास ग्रिल लगी हुई है जहाँ से अंदर और बाहर देखा जा सकता है। इसके साथ एक छोटा सा डोर लगा हुआ है और डोर के ऊपर ट्रैप लगा हुआ है, ठीक। और ट्रैप के साथ एक धागा बांध के जो है वो धागा जा रहा है, या रस्सी कह लें, वो जा रही है एक ऊपर से एक होल में से होते हुए नीचे बॉक्स के अंदर, और बॉक्स में एक लीवर है, ठीक है ना। अब वो लीवर और स्ट्रैप के दरमियान में रस्सी बंधी हुई है, इस तरह से आपके पास लीवर का और ट्रैप का आपस में कनेक्शन हो जाता है। अब कैट के लिए फूड जो है उस बॉक्स के बाहर रख दी गई। अब कैट को जब भूख लगी तो उसने उस फूड को खाना चाहा, लेकिन आगे चूंकि ग्रिल थी, उस ग्रिल से कैट बाहर नहीं आ सकती थी, इस वजह से उसको उस तक फूड तक एक्सेस ना हुई। अब उसने कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह से इस बॉक्स में से बाहर निकल के इस फूड को खा लूँ। उसके लिए फिर उसने जो है मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल करना शुरू किए। कभी वो उस बॉक्स की लेफ़्ट साइड वाली जो वॉल है उसके साथ टकराए, मैं शायद वहाँ यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी, या राइट साइड वाली वॉल से टकराएगी, या कभी फ्रंट ग्रिल से टकराएगा, यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगी। यानी वो बॉक्स की हर साइड से उसने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन कैट बॉक्स में से बाहर नहीं आ रही थी। इस कोशिश के दौरान कुछ वक्त के बाद अचानक क्या हुआ कि लीवर जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कैट का पाँव लगा। जैसे ही लीवर के ऊपर कैट का पाँव लगा तो वो जो आपके पास ट्रैप लगा हुआ था डोर के ऊपर, लीवर के प्रेस होने से वो ट्रैप जैसे ही ऊपर हुआ, और जैसे ही ऊपर हुआ तो डोर खुल गया।
जैसे डोर खुला, कैट को रास्ता मिल गया और कैट बाहर आई और आके उसने अपनी फूड खा ली। नेक्स्ट डे फिर यही प्रैक्टिस दोबारा की गई और इसी प्रैक्टिस को देखते हुए कैट ने फिर दोबारा बाहर आने की कोशिश की और आखिर बाहर कोशिश के बाद फिर दोबारा उसका पाँव लीवर पे लगता है, दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आके खाना खा लेती है। तीसरे दिन फिर यही प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन जो रोज़ाना की प्रैक्टिस में एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि उसे ये तो नहीं पता चल रहा कि डोर कैसे खुल रहा है और मैं बाहर कैसे आ रही हूँ, लेकिन उसका ये जो टाइम है डोर के खुलने का वो रोज़ाना की बेस के ऊपर कम होता जा रहा है। पहले दिन अगर उसे 10 मिनट लगे तो दूसरे दिन उसे 8 मिनट लगे, तीसरे दिन उसे 6 मिनट लगे, चौथे दिन उसे 4 मिनट लगे और आखिर 5वें दिन उसे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे पाँव लगाने से डोर खुलता है, वह बाहर आ जाती हो और उसके बाद उसने फिर वहीं पे पाँव लगाया और डोर खुला और बाहर आ गया। ये आपको कंसेप्ट देता है ट्रायल एंड एरर का कि कैट को कोई अंदाज़ा नहीं था। कैट ने कोशिश की और कोशिश में जब हर कोशिश में जब डोर ओपन नहीं हो रहा तो वो उसका एरर होता गया। उसने ट्राई की, उसका एरर हो गया, ट्राई की, उसका एरर हो गया। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर कि बार बार कोशिश करना और उस पर गलती होना और नाकामी मिलना, उसके ऊपर फिर दोबारा कोशिश करना, फिर गलती होना, फिर नाकामी मिलना, फिर दोबारा कोशिश करना और फिर गलती ना होना और कामयाबी मिल जाना। इस मुसलसल कोशिश को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग का नाम देते हैं। यही फिर मेथड आपका बच्चों के ऊपर आ जाता है और बच्चे इस तरीके कार से भी लर्निंग सीख सकते हैं। उसके बाद है जी आपके पास एड वन है गोटरे बिहेवियरिस्ट एसोसिएशनिस्ट। आप इस ये क्या कहता है, ही पोस्टुलेटेड वन लॉ ऑफ लर्निंग। वन लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग बाय एसोसिएशन और एज ही कॉल्ड इट कॉन्टिग्यूटी है। इसे लॉ ऑफ एसोसिएशन, लर्निंग ऑफ एसोसिएशन का भी नाम दिया इसे, या इसे कॉन्टिग्यूटी का नाम भी देते हैं। अकॉर्डिंग टू गोथरे, इफ अ सर्टन स्टिमुलस है, स्टिमुलस को किस तरह कहता है, या पैटर्न ऑफ स्टिमुलस, एक मखसूस स्टिमुलस या पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलाई, बहुत सारे स्टिमुलस इज फॉलोड बाय अ रिस्पॉन्स, किसको फॉलो करता है, रिस्पॉन्स को, देन द नेक्स्ट टाइम द स्टिमुलस अपीयर्स द सेम रिस्पॉन्स विल फॉलो। तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली फिर आप उसी तरह का स्टिमुलस इस्तेमाल करेंगे उस तरह का रिस्पॉन्स लेने के लिए। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज इन सीक्वेंस। इस तरह से आप तमाम स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज को सीक्वेंस में करते जाते हैं। देयर इज नो नीड टू कॉल ऑन रिवार्ड। फिर जिस तरह से पीछे थॉर्नडाइक ने रिवार्ड का जिक्र किया, तो यहाँ पे रिवार्ड की कंसेप्ट नहीं है कि वैसा स्टिमुलाई कर लो उसके मुताबिक वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। अच्छा, आपके पास देयर इज नो नीड टू कॉल ऑन रिवार्ड, रीइंफोर्समेंट और अफेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग अकर, कि ये बताने के लिए कि कैसे लर्निंग हो रही है, उसके लिए क्या ये इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आपके पास रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट या अफेक्ट क्या है। ही आल्सो बिलीव्ड दैट लर्निंग अकर्स द फर्स्ट टाइम द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बिकम एसोसिएट। एक दफ़ा कहते हैं कि लर्निंग होती है इसके मुताबिक, बिहेवियरिस्ट एसोसिएशनिस्ट के मुताबिक, उसके बाद आप क्या है एक ही दफ़ा, उसके बाद स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में एसोसिएटेड हो जाते हैं कि इसके मुताबिक फिर ऐसे होना चाहिए कि एक दफ़ा बिल्ली को पता चल गया कि लीवर पे पाँव लगने से डोर खुलता है, उसके बाद वो डोर खोलने के लिए लीवर पे ही पाँव लगाएगी और बाहर आ जाएगी। इसके मुताबिक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में मैक्स वर्थमेयर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द स्कूल थॉट नोन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। किसके हवाले से जाना जाता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हवाले से। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या है, फोकसिंग ऑन लुकिंग एट थिंग्स एज अ होल। गेस्टाल्ट की अप्रोच ये है कि वो कहता है कि चीज़ों को उसके होल के मुताबिक देखो, यानी उसकी मुकम्मल पिक्चर उस जेन में लेकर आओ, पार्ट्स में उसे ना देखो। सुजेस्टिंग दैट द होल वाज मोर देन सिंपली द सम ऑफ इट्स पार्ट,
वो कहता है कि होल जो है वो ज्यादा होता है गेस्टाल्ट थ्योरी के मुताबिक, बट है सारे पार्ट्स को जमा करके जो होल होना चाहिए, होल का कंसेप्ट उस सारे पार्ट्स के सम से ज्यादा पेश हो रहा होता है। Wolfgang Kohler learning by insight. The definition of insight is being able to see or understand something clearly, often sensed using intuition. आप जब इनसाइड की बात होती है तो साफ ज़ाहिर है कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स इसमें आ जाती हैं, और उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है या सेंस यूज़ होती है उसे इंट्यूशन का हम नाम देते हैं। अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रीजन स्पेशली टू फॉर्म कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और जजमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इस टाइप ऑफ लर्निंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रीजंस इस्तेमाल करते हैं स्पेशली किस लिए, कंक्लूजन का इस्तेमाल करने के लिए, इन्फ्रेंस नतीजा खस करने के लिए, या जजमेंट के लिए, या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वॉल्फगैंग कोहलर हु हैड वर्कड विद Wertheimer at the University of Frankfurt spent a few years during World War I on the island of Tenerife off the coast of Africa। तो ये बताया कि ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर था, तो वो आइसलैंड पे चले गए और वहाँ पे ये फिर एक्सपेरिमेंट करते रहे। देयर ही परफॉर्म्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वहाँ पे फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी परफॉर्म की है, और ये मोस्ट फेमस किसके ऊपर की, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इस बात को हम मानते हैं कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और हम सब ग्रुप वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इंडिविजुअल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ग्रुप वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इंडिविजुअल तो ऐसे ही है कि जैसे अब हमारी 40, 50, 60 की जो क्लास बैठी हुई है, हम सब में से हर एक अपनी एक पहचान रखता है, अपनी एक शनाख्त रखता है, अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, और वो किसी न किसी हवाले से हम में से मुख्तलिफ है। और इसी तरह से आपकी जो पूरी क्लास है उसका ये जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होगा, दूसरा तीसरे से मुख्तलिफ होगा, तीसरा चौथे से मुख्तलिफ होगा। आप एज अ बीएड कर रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो इस तरह से इंडिविजुअल में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अब हम फर्दर क्या लिखा हुआ है उसको स्टडी करते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी एग्जैक्टली अलाइक इन देयर रिजल्टिंग डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। कोई भी दो है इंडिविजुअल्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट के रिजल्ट की सूरत में। The unique characteristics and traits emerges as children pass from one stage to another stage। अब ये आपके पास जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके पास एंड ट्रेट्स emerge from a children pass from one stage to another, तो ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में इंडिविजुअलिटी की पास होती जाती है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट द सेम फॉर आवर इंडिविजुअल, सम डेवलप एंड लर्न फास्टर देन द अदर, सम टाइम द गैप इज वाइड। तो इसी तरह से जब आप सारी क्लास बैठी हुई है तो आप देखें कि आप सब के जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ आएंगे। आप अपने इस सब्जेक्ट के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, आप ओवरऑल जब आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं, एनुअल रिजल्ट आएगा तो उसमें भी देख सकते हैं। अगर किसी कुछ सब्जेक्ट्स में रिजल्ट सेम होगा तो ओवरऑल डिफरेंट हो जाएगा, ओवरऑल सेम होगा तो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होगा, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर पाए जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से। सबसे पहले है ड्राइवर जेम्स क्या कहते हैं, वेरिएशंस और डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप। एवरेज ऑफ द ग्रुप में जो वेरिएशंस हो रही हैं ये डेविएशंस हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या किसी भी इंडिविजुअल्स के मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम देते हैं। स्किनर साहब क्या कहते हैं, बी है आपके पास
Today we think of individual differences as including any measurable aspects of the total personality. कि हम जो measurable aspects हैं किसी भी personality के हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते कैसे हैं। तो उसकी दो काजेज हैं, दो वजह हैं या दो टाइप्स हैं। एक तो हम इनहेरिटेड फैक्टर की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है और दूसरा एक्वायर्ड फैक्टर की वजह से। इनहेरिटेड यानी मोरसी, जो अपने अबाव अजदाद से हम खासियतें जीन्स के थ्रू लेकर आते हैं, उसकी वजह से हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और दूसरा इन्वायरमेंट, एक्वायर्ड का मतलब जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम फलते फूलते हैं वो भी उसी तरह से असरअंदाज होता है हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए। अब इनहेरिटेड में फर्दर आगे सब ग्रुप्स हैं कि इनहेरिटेड में हम फिजिकल वाइज हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मेंटल वाइज एक दूसरे से मुख्तलिफ है और टेम्परामेंटल वाइज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे आप साख्त देख सकते हैं, हम सब की जो जिस्मानी साख्त है वो एक जैसी नहीं है। इसी तरह अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ अपोजिट जेंडर हैं तो फिर तो बिल्कुल भी एक जैसी साख्त नहीं होती। और जब हम सेम जेंडर में होते हैं तो फिर हम में भी सेम मेल में भी जिस्मानी साख्त एक जैसी नहीं होती। इसी तरह जहनी सलाहियतें भी सबकी एक जैसी नहीं होती। इस तरह से टेम्परामेंट भी सबका एक जैसा नहीं होता। जो एक्वायर्ड, जो माहौल असरअंदाज होता है उसकी वजह से हम सोशली एक जैसे नहीं होते। आप में से है, जैसे मैंने भी अपने आप को शेयर किया हुआ कि मैं सोशली कैसा हूँ, आप लोगों ने भी कहा। तो आयशा में जैसे हम में से एक ने कहा कि मैं बहुत सोशल हूँ, बाकी शायद ही किसी ने कहा हो कि हम ज़्यादा सोशल है। मुख्तलिफ जो रिजर्वेशंस थी उनको का इजहार करते हुए हम लोगों ने ये जस्टिफाई किया कि हम सोशल क्यों नहीं हैं। फिर है जी कल्चरल, है जिस तरह का कल्चर होता है उस तरह के हम दूसरों से मुख्तलिफ होते जाते हैं, क्योंकि उस कल्चर के वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेंड्स को फॉलो करके ही हम चल रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी पहचान करवाते हैं। तीसरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस तरह की हमारी एजुकेशन होती है उसी के हिसाब से। देखो जैसे मैंने कहा कि आप टीचर पढ़ने चले जाएंगे, जो मेडिकल पढ़ेगा वो डॉक्टर की तरफ चले जाएगा, जो आपको कॉमर्स पढ़ेगा या आपके पास मार्केटिंग पढ़ेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास जो लैंग्वेज पढ़ेगा वो आपके पास लिटरेरी एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। और इमोशनल, ये जो इमोशंस हैं इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। नेचुरली तो होती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट आपके इन्वायरमेंट के थ्रू आपकी होती है और इमोशनल डेवलपमेंट को हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितनी किस्म की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल डिफरेंस। इसके बारे में हमने पढ़ा कि हम सब एक दूसरे से फिजिकली डिफरेंट हैं और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं चंद के यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे शॉर्टनेस और टॉलनेस ऑफ स्टेचर्स, कि हम अपनी जिसामत के हिसाब से कोई हम में से शॉर्ट है और कोई हम में से टॉल है। इसी तरह डार्कनेस एंड फेयरनेस, कलर के ऑफ कम्प्लेक्शंस, आपके पास जो हम कम्प्लेक्शन वाइज कुछ हम में से डार्क हैं और कुछ हम में से फेयर हैं। इसी तरह फैटनेस, कोई हम में से हेल्थी हैं, कोई हम में से थिननेस स्मार्ट हैं। और वीकनेस है, कुछ हम में से हेल्थी है सेहतमंद है, कोई वीक है। और वेरियस फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस तरह के और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फिजिकल डिफरेंसेस के हवाले से डाल सकते हैं। दूसरा डिफरेंस लिखा है इंटेलिजेंस के हवाले से हम कैसे डिफरेंट हैं। इंटेलिजेंस के हवाले से हमने इंटेलिजेंस की स्लाइड्स पढ़ी हुई हैं और उसमें हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के टाइप्स पढ़ी, इंडिविजुअल्स के हवाले से भी और ग्रुप के हवाले से भी। और जो मशहूर फार्मूला हमने एक निकाला था बिनेट का, जो जिसमें हमने कहा था कि आपके पास मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू IQ। तो और उसमें हमने कहा था कि बिलो 50 जो होते हैं वो उनकी ज़ानत बहुत कम होती है, वो इडियट कह लें, डफर टाइप लोग जो हैं उसमें आ जाते हैं। और 50 से जो आपके पास फिर 90 के दरमियान जो है उसमें एवरेज लोग आते हैं जिनकी एवरेज जहानत होती है। 50 से जैसे ऊपर होते जाएंगे रहेगी जहानत एवरेज ही, लेकिन लेवल बेहतर होता जाएगा।
इस तरह से जब फिर 190 से फिर 120 तक जो है जहानत ज़हीन लोग उसमें आने लगते हैं, फिर 130 140 और उससे अबव जो है वो फतीन लोग आते हैं। इस तरह से हम सब जहानत के हवाले से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये कंसेप्ट था कि एज अ होल हम ज़हीन है दूसरे लोगों से, या स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से जो है हम एक दूसरे से ज़्यादा ज़हीन है। डिफरेंस इन एटीट्यूड, हम एटीट्यूड वाइज भी एक दूसरे से डिफरेंट है। एटीट्यूड जो हमारा इनर के हिसाब से जो हम ट्रीट करते हैं लोगों के साथ, तो वो आपके पास एटीट्यूड कहलाता है। इंडिविजुअल डिफर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंस अचीवमेंट के हिसाब से। अचीवमेंट की हमने जैसे पहले भी बात की, हम सब की जो कि सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए हमारे अचीवमेंट एबिलिटीज भी सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। से आप देखें आपका जो रिजल्ट आएगा वो सबका डिफरेंट आएगा है। इसी तरह से हम बाकियों के साथ कंपेयर, अब हम यहाँ पे अपने जौहर मनवा रहे हैं टीचिंग के, कोई किसी और शोबे में मनवा रहा है, कोई किसी और शोबे में मनवा रहा है। These differences are very much visible in reading, writing and learning mathematics. अब जैसे उसने 3 का हवाला दे दिया कि हम रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स का जब हम कंपैरिजन करें तो हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, कि हमारी जो मूवमेंट है फाइन मोटर कह लें, ग्रास मोटर कह लें, वो भी सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे हमारे हाथ की स्किल है या हमारे जिस्म के और मूवमेंट की कोई स्किल है, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे ये गर्ल्स के बारे में होता है, कोई कुकिंग बहुत अच्छी करती है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई चाय बहुत अच्छी बनाती है, कोई राइस बहुत अच्छे बनाती है, कोई स्टिचिंग बहुत अच्छी करती है, कोई पार्लर का काम उस किसी को बहुत अच्छा आता है, ऐसे बॉयज़ को ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है ना, कोई और मैकेनिकल वर्क जो है फलां बॉयज़ जो है वो बहुत अच्छा करता है। इस तरह मोटर एबिलिटीज़ के हवाले से हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब डिफरेंस हम मालूम करते हैं इन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। सेक्स की बुनियाद के ऊपर हम सब एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। सेक्स मीन मेल और फीमेल का यहाँ पे हम कंपैरिजन करते जाएंगे कि किसी भी क्वालिटी या एबिलिटी के हवाले से मेल ज़्यादा सुपीरियर हैं या प्रोमिनेंट हैं या फीमेल ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में आपको मेल ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएंगे और कुछ एरियाज़ में फीमेल ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएंगे अकॉर्डिंग टू ये जो मेरे पास स्लाइड है। ज़रूरी नहीं है कि यही फाइनल है, मुख्तलिफ और भी रिसर्चर्स की अपनी अपनी फाइंडिंग्स हो सकती हैं और करंटली आप इस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल परसेप्शन को देखना है, इंडिविजुअल को नहीं देखना। वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी वाइल मैन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटीज। याददाश्त के हवाले से औरतें ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, जबकि मोटर एबिलिटीज के हवाले से यानी स्किल के हवाले से, जिस्मानी स्किल के हवाले से मेल ज़्यादा आपके पास जो है सुपीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। इसी तरह हैंड राइटिंग जो है उसमें औरतें ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, जबकि मैथमेटिक्स और लॉजिक में मेल ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इसी तरह वुमेन क्या आपके पास जो सेंसरी डिस्टिंक्शंस हैं, जैसे टेस्ट फीमेल का ज़्यादा अच्छा होता है, टच फीमेल का ज़्यादा अच्छा होता है, स्मेल फीमेल की ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि इसके मुकाबले में ठीक है ना आपके पास जो मुख्तलिफ रिएक्शंस एंड कॉन्शियस ऑफ साइज है, वेट है, इस तरह के जो इल्यूजन्स हैं उसमें मेल ज़्यादा डोमिनेट करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल जो है उनकी जो लैंग्वेज है या उनकी जो ज़बान का चलना है वो मेल की निस्बत ज़्यादा सुपीरियर है, जबकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेल ज़्यादा सुपीरियर होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। इसी तरह फीमेल जो है जो मिरर ड्राइंग होती है उसमें मेन से ज़्यादा बेहतर होती हैं। फार्ट ऑफ स्पीच जो है इसमें, जबकि मेन में जो फार्ट ऑफ स्पीच वो 3 टाइम से भी ज़्यादा जो है तो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वुमेन। वुमेन जो है वो मोर ससेप्टिबल है टू सजेशंस
while there are 3 times as many color blind men as there are women, जबकि कलर ब्लाइंड के हवाले से men जो है वो ज्यादा कलर ब्लाइंड है एज कंपेयर टू वुमेन। इमोशनल डिफरेंस, इमोशनली भी हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है, और हमने पढ़ा था ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एक्वायर्ड फैक्टर है। इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशन रिएक्शन टू अ पार्टिकुलर सिचुएशन, सम आर इरिटेबल एंड अग्रेसिव होते हैं और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में कुछ लोग बड़े काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, जल्दी गुस्से में नहीं आते। At a particular thing, an individual may be so much enraged that he may be prepared for the worst crime like murder, while another person may only laugh at it. ये भी बताया कि कुछ लोग छोटी सी बात में भी क्रिमिनल एक्टिविटी तक पहुंच जाते हैं और लोगों को कत्ल तक कर देते हैं, जबकि दूसरे उसके मुकाबले में बड़ी बड़ी बात में भी कुछ लोग जस्ट हंस के आगे गुजर जाते हैं और कोई बात नहीं है, इस तरह का अग्रेसिवनेस शो नहीं करते। डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता है वैसे वैसे हम एक दूसरे से फर्क भी हमारा महसूस होने लगता है। साफ ज़ाहिर जिसके पास जितना ज़्यादा बेहतर फिनेंशियल पोजीशन होगी वो उतना बेहतर दूसरे से परफॉर्म कर रहा होगा सोसाइटी में। डिफरेंस इन चिल्ड्रन इंटरेस्ट टेंडेंसीज एंड करेक्टर आर काज बाय इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बेस के ऊपर भी हमारे इंटरेस्ट टेंडेंसीज और करेक्टर चेंज होते हैं। इंटरेस्ट के हवाले से मिसाल के तौर पर है, जैसे सेक्स का जो फैक्टर ले लें कि मेल के इंटरेस्ट और तरह के होते हैं, फीमेल के इंटरेस्ट और तरह से होते हैं। इसी तरह जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड होता है कि लेवल की डेवलपमेंट हुई होती है, उसी हवाले से हमारे आपके पास इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। इस तरह रेसिज्म के फ़र्क की वजह से भी आपके पास डिफरेंसेस पाया जाता है इंटरेस्ट में। इस तरह नेशनैलिटी है, इंडियन नेशनैलिटी का और मिजाज होगा, पाकिस्तानी नेशनैलिटी का और मिजाज होगा, रशियन नेशनैलिटीज़ का और मिजाज होगा है। इसकी बुनियाद के ऊपर हम है इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर जो हम एक दूसरे से फ़र्क कर सकते हैं। डिफरेंस ड्यू टू नेशनैलिटी को उसने मज़ीद एक्सटेंड किया है और थोड़ा सा बताया हुआ है कि जैसे आपके पास जो है मुख्तलिफ कौमों के इंडिविजुअल्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, इंटरेस्ट वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी। जैसे रशियन के बारे में कहा है कि ये लोग टॉल होते हैं और स्टाउट होते हैं। इसी तरह है सेलोनियंस के बारे में कहा हुआ है कि वो शॉर्ट होते हैं और स्लिम होते हैं। जर्मन्स के बारे में कहा हुआ है कि उनका कोई भी किसी भी तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। ऐसे येलो रेसिस के बारे में कहा हुआ है कि वो झगड़ालू होते हैं और बदला लेने वाले होते हैं। अमेरिकन के बारे में कहा हुआ है क्योंकि वो हार्टली एंड है, वो दिल के अच्छे होते हैं और फ्रैंक जल्दी हो जाते हैं। इंडियंस के बारे में पाकिस्तान और ये सारा एरिया जो है भारत का, इसको इंडियन ही कंसिडर करते हैं, टिम्ड होते हैं और पीसफुल और लविंग होते हैं। एंड द लाइक ऑब्जर्वेशन इंटर इनटू आवर कॉमन टास्क है, और इस तरह के और ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे कॉमन टास्क के अंदर आ सकती है। पर्सनैलिटी की डिफरेंस के हवाले से हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी वाइज भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने पेश किए हैं। देयर आर डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी on the basis of difference in personality. Individuals have been classified into many groups. अब जैसे पहला ग्रुप है स्प्रेंजर का, फॉर एग्जाम्पल ही हैज क्लासिफाइड पर्सनैलिटीज इनटू 6 टाइप। उसने कहा 6 तरह के लोग होते हैं पर्सनैलिटी वाइज। थ्योरेटिकल लोग होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, एस्थेटिक होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं और रिलीजियस होते हैं। थ्योरेटिकल लोग किस तरह के होते हैं? वो लोग होते हैं कि जिनका थ्योरेटिकल लोग किस तरह के होते हैं जी? थ्योरेटिकल लोग, वो पेज स्लाइड आगे चली गई है, बल मैं बता देता हूँ। थ्योरेटिकल लोग आपके पास जो है ज़्यादा, थ्योरेटिकल लोग जो हैं साहब, जैसे आप लोगों को पता कि वो थ्योरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको लॉजिक ज़्यादा समझ नहीं आती, वो बात को ज़्यादा फैला के
फिर उसको जब बताया जाता है तो फिर उनको समझ आती है, और वो खुद भी थोड़ी सी बात को बड़ा जो है डिटेल से बताते हैं, तब जाकर उन्हें लगता है कि लोगों को समझ आ रही है। उसके मुकाबले में आप देखें कि मैथमेटिकल जो है वो उन लोगों को लॉजिक समझ आती है, वो ज़्यादा फैली हुई बात को पसंद नहीं करते। इसी तरह से एस्थेटिक, जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं लोग, वो ब्यूटी को पसंद करते हैं, वो लोग ज़्यादा एस्थेटिक सेंस वाले लोग होते हैं, चाहे वो ह्यूमन ब्यूटी हो, चाहे वो आप नेचर की ब्यूटी हो, या कोई मटेरियल की ब्यूटी हो। रिलीजियस लोग हैं जो मजहबी गेटअप को पसंद करते हैं और मजहब के को फॉलो करते हुए चलते हैं। पॉलिटिकल लोग जो पावर को पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास मॉडल जो है पेश किया हुआ है योंग का। 6 पर्सनैलिटी की ट्रेड्स बताई हुई हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। लिमिटेड साइज ऑफ द क्लासेस, फिर इसकी बुनियाद के ऊपर जो पीछे हमने पढ़ा है तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आपके पास क्लास का साइज लिमिट किया जाएगा, बताया जाएगा कि कम से कम क्लास का साइज कितना रखना चाहिए ताकि हर बच्चे को पढ़ाया जा सके और उसकी लर्निंग हो सके। तो अगर आपके पास 50 या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो ये बड़ी क्लास है। इतनी बड़ी क्लास के लिए टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके, तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लास का साइज़ कम किया जाए। और इसके लिए फिर है उसने क्या किया है, डिवाइड करेगा साफ अपनी क्लास को उसके हिस्सों में, तो इनटू वेरियस यूनिट सो दैट आफ्टर क्लासरूम वर्क देयर वेरियस डिफ़िकल्टीज मे बी फाउंड आउट। और इस तरह से मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज जो है क्लासरूम वर्क के बाद जो है फाइंड आउट की जा सकती है। प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास की प्रॉपर डिवीजन करेंगे तो तब भी आप ज़्यादा बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। नाउ देयर आर सेपरेट क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस, जो बच्चे डिफरेंट इंटेलिजेंस रखते हैं उनकी क्लासेस ही सेपरेट कर दें। वाइल ब्रिंगिंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को करते हुए द टीचर शुड कीप इन माइंड द डिफरेंस इन एज को का डिफरेंस ध्यान में रखें, इंटरेस्ट का, इमोशनल और सोशल क्वालिटीज़ का। होमवर्क, होमवर्क की बुनियाद के ऊपर भी आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। टीचर शुड असाइन सम होमवर्क टास्क टू द स्टूडेंट वाइल कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जिस तरह का म्यार का बच्चा है होमवर्क को भी उसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं है कि सब बच्चों को, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस लेवल के बच्चों को एक जैसा ही काम दिया जाए। फैक्टर ऑफ सेक्स के हवाले से क्या कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी। दोनों का रोल जो है बॉयज का और गर्ल्स का मुख्तलिफ है सोसाइटी में। हैंस द फैक्टर ऑफ सेक्स शुड बी केप्ट इन माइंड, तो इसलिए इस फैक्टर को जहन में रखते हुए लर्निंग होनी चाहिए। करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड टू सूट द नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। अ लार्ज नंबर ऑफ करिकुलम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड टू सूट द नीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा करिकुलम हो जो तमाम बच्चों की नीड को पूरा करता हो, उसके हिसाब से मॉडिफाइड किया जाए। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूड इन द करिकुलम सो दैट एजुकेशन कैन बी प्रोवाइड टू ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप ऐड करेंगे करिकुलम में उतने ज़्यादा ऑप्शन बच्चों के पास अवेलेबल होंगे कि अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को वो पढ़ सकेंगे अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए। करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड बट इट शुड बी फ्लेक्सिबल। करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है जी। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया हुआ है कि अगर आप एवरेज बच्चे को पढ़ाने लगेंगे तो ज़हीन बच्चा जो है वो बोर होने लग जाएगा। ज़हीन बच्चे के हिसाब से पढ़ाने लगेंगे तो एवरेज बच्चा उसको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग हो कि जिसमें एक से ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ हों ताकि सारे एबिलिटीज़ वाले बच्चे जो हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके लर्निंग में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे नॉलेज को लर्न कर सकें। Method of teaching should be chosen on the basis of individual differences. It is not advisable to use the same method of education in the case of all children gifted or backward. कुछ बच्चे कहता है बहुत गिफ्टेड होते हैं यानी ज़हीन होते हैं और कुछ बैकवर्ड होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस जो है
उसका भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि आपके पास जिस तरह की एबिलिटी का बच्चा हो, जिस तरह के इंटरेस्ट का बच्चा हो, उसी तरह की उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए, उसी तरह की असिस्टेंस उसे देनी चाहिए, ताकि वो अपने कैरियर को ज़्यादा बेहतर तरीके से चूज कर सके। टीचर शुड इम्पार्ट एजुकेशनल गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स while keeping in view their individual differences. He can assist them in द सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल कैरियर, ताकि वो आपके पास उसको असिस्ट किया जा सके कि वो सिलेक्शन कर सके अपने एजुकेशनल कैरियर को, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कर सके, सिलेक्शन ऑफ बुक्स कर सके, सिलेक्शन ऑफ हॉबीज कर सके, और को करिकुलर एक्टिविटीज को मैनेज कर सके, एंड इन मैनी अदर एरियाज कनेक्टेड विद एजुकेशन। और इस तरह के भी और बहुत सारे एरियाज को एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Vocational guidance. While keeping in view the individual differences, the teacher can guide the students in the vocation that they should adopt. तो वोकेशनल गाइडेंस हमारे यहाँ तो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि बच्चे बस कोई अपनी दिलचस्पी के बाद मैट्रिक और इंटर के बाद ही कुछ वोकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है ज्वाइन कर सकता है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि वोकेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो जनरल एजुकेशन के साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे वोकेशनल के हवाले से भी अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें और मैनेज कर सकें। काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की काजेज कौन कौन सी काजेज हैं जिनकी बेस के ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है? हेरिडिटी, इसको हमने पहले भी जैसे पढ़ा कि हेरिडिटी का मेन फैक्टर है कि हम सब एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि हमारे वालदैन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारे अबा व अजदाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और हम जीन्स के थ्रू एक नस्ल से दूसरी नस्ल जो हमारी है वो चलती है, और हर एक का जीन्स मुख्तलिफ होता है। इसी तरह इन्वायरमेंट जिस तरह का मुख्तलिफ होता है, उसी हिसाब से हमारी जो ग्रूमिंग है, हमारी जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की एज ए ह्यूमन की, वो सब की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर असरअंदाज होता है। इसी तरह रेस एंड नेशनैलिटी को भी हमने पढ़ा है कि रेसिज्म और नेशनलिज्म ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कि रेसिज्म की बुनियाद के ऊपर भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, और नेशनैलिटी के हिसाब से भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जब इकट्ठे ठहरे हुए हों तो आराम से पहचाने जा सकते हैं कि ये जो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग ठहरे हुए हैं ये एक कंट्री के नहीं है। इसी तरह सेक्स वाइज हम एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी एज वाइज जेंडर वाइज सेक्स को जेंडर के मीनिंग में लेते हैं, मेल और फीमेल के मीनिंग में हम लेते हैं कि हम ये तो ऊपर से आप देखें आराम से हमें फ़र्क समझ आ सकता है कि हम बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एज वाइज भी जैसे देखें, जैसे जैसे 10-10 साल का पीरियड गुजरता है हमारे फीचर्स चेंज होते जाते हैं। 10 साल बाद वाला इंसान 10 साल पहले वाले इंसान से आदात में काफ़ी मुख्तलिफ होता है। एजुकेशन वाइज जिसका जिस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, इंटरेस्ट होगा, वैसे वैसे हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जाएंगे। एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। एप्टीट्यूड क्या होता है कि जो फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शन होनी होती है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, के हवाले से भी हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इंटेलिजेंस जिसमें मेंटल एबिलिटी का जिक्र है, उसके हिसाब से भी हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। इस तरह फिजिकल कंडीशंस के हवाले से भी है, अब फिजिकल कंडीशन जैसे पीछे भी डिटेल में पढ़ा, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फेयर है, कोई डार्कनेस है, ठीक है ना, किसी तरह कोई किस तरह का है, कोई किस तरह है। इमोशनल मैच्योरिटी ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के ज़ेर असर आती है, उसके हवाले से भी है हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन अफेक्टिव टीचर्स। अफेक्टिव टीचर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? एन अफेक्टिव टीचर लव्स टू टीच। जिस टीचर को पढ़ाने का शौक हो, पैशन हो, ठीक है ना, वो टीचर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू उन टीचर से भी जो बड़ी टैलेंटेड हो, कॉम्पिटेंट हो, बड़ी कमांड हो, उनसे भी वो पैशनेट टीचर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अपनी टीचिंग में। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट एवरी टीचर शुड पोसेस इन आ लव एंड पैशन फॉर टीचिंग यंग पीपल। एन इफेक्टिव टीचर डेमोन्स्ट्रेट केयरिंग एटीट्यूड।
इफेक्टिव टीचर जो है अगर उसका एटीट्यूड केयरिंग है तो उससे भी टीचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सम टाइम आपने देखा होगा जिन टीचर्स की आवाज़ लाउड होती है उसके साथ साथ उनकी आवाज़ करख्त भी होती है, सख्त भी होती है। तो अच्छी आवाज़, लाउड आवाज़ होना अच्छी टीचिंग के लिए बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अगर उनके साथ साथ उनकी आवाज़ में सख्ती भी होगी तो वो सख्ती जो है उसकी अच्छी क्वालिटी को भी मद्धम कर देती है, क्योंकि सख्ती के अंदर फिर केयरिंग वाला एटीट्यूड नज़र नहीं आता। केयरिंग वाला एटीट्यूड और पोलाइट वाला एटीट्यूड सॉफ्टनेस में नज़र आ रहा होता है। तो वो टीचर जिसकी आवाज़ लाउड भी हो और केयरिंग भी हो तो वो बहुत ही इफेक्टिव टीचर होगा। एन इफेक्टिव टीचर कैन रिलेट टू हिज और हर स्टूडेंट। इफेक्टिव टीचर वही है जो हर सिचुएशन को अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करके चल रहा हो, उससे उसकी एफिलिएशन भी बच्चों के साथ बढ़ती है और उससे उसकी टीचिंग भी इफेक्टिव होती है। एन इफेक्टिव टीचर इज विलिंग टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इफेक्टिव टीचर वही है कि जो बॉक्स से बाहर निकलता है, बॉक्स से बाहर निकलता है वो वर्ल्ड के को अपने सामने रख के बच्चे को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ सिचुएशन से, मुख्तलिफ रास्तों से या मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से बच्चे को समझाने की कोशिश करता है। व्हाट मेक टीचिंग सो एक्साइटिंग is that kids learn differently and we have to find and utilize different strategies and differentiated learning to reach every students. An effective teacher is an excellent communicator. Effective teacher जो है वो excellent communicator भी होता है, उसकी communication बहुत अच्छी होती है। An effective teacher is proactive rather than reactive. इफेक्टिव टीचर जो है वो प्रोएक्टिव होता है, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। प्रॉब्लम्स को मुश्किल में नहीं डालता, बच्चों को आसानियों में बच्चों के लिए आसानियां पैदा करता है। इफेक्टिव टीचर स्ट्राइव्स टू बी बेटर। इफेक्टिव टीचर जो है वो आपके पास नई नई टीचिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आता है जिससे उसकी टीचिंग मज़ीद बेहतर होती है। हर साल वो अपनी टीचिंग को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, अपने पढ़ाने के तरीक़ों को बेहतर करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को क्लास में लॉन्च करने की कोशिश करता है। इस तरह से उसकी टीचिंग बेहतर से बेहतर होती जाती है। इफेक्टिव टीचर यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया इन देयर लेसन। आपका इफेक्टिव टीचर वो है जो मुख्तलिफ मीडियाज़ को यूज़ करता है अपने लेसन में। जैसे आपको आज का ट्रेंड होता है आपके पास जैसे मल्टीमीडिया है क्लास के अंदर, AV एड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, या जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनका भी इस्तेमाल कर सकता है वो क्लास में। इफेक्टिव टीचर चैलेंज देयर स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज प्रोवाइड करता है ताकि वो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कैफियत में आए, उस टारगेट को चैलेंज अपने स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज भी होता है और उनको भी चैलेंज बना के तौर पर जो है लर्निंग पेश करता है। इफेक्टिव टीचर understand the content that they teach and know how to explain that content in a manner that their student understand. इफेक्टिव टीचर वही है कि जो ये समझता है कि मेरे बच्चे को समझ कैसे आनी है, मैंने अपना कंटेंट बच्चे को समझाना कैसे है, उसमें यह सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपना कंटेंट बच्चे को समझा सके। इस तरह से इफेक्टिव टीचर्स की क्वालिटीज़ थी। हमने इन स्लाइड्स को पढ़ा जिसमें हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी, फिर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ा और इफेक्टिव टीचर्स के रोल को पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्लाइड समझ आ गई होगी।